देखिए, चुनावी नतीजों को सिर्फ जीत या हार की तरह देखना कहानी को अधूरा छोड़ने जैसा है। असली कहानी तो आंकड़ों में, लोगों की आवाज में छिपी होती है। तो आज हम डेटा के जरिए गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के जनादेश की एक-एक परत खोलेंगे, ये समझने के लिए कि वहां के लोगों ने आखिर क्या कहा और क्यों कहा। हरियाणा के नक्शे पर गन्नौर शायद एक छोटा सा इलाका लगे, लेकिन इसकी पहचान जमीन से, खेती से और यहाँ के लोगों के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की राजनीति, आप कह सकते हैं, मिट्टी की महक और फसल के दाम से तय होती है। और 2024 में इसी मिट्टी से एक राजनीतिक भूचाल उठ खड़ा हुआ। गन्नौर के वोटर्स ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने बड़े बड़े राजनीतिक दलों की नींव हिला दी। तो सवाल ये है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों? इस राजनीतिक पहेली को सुलझाने के लिए हमें आंकड़ों की गहराई में उतरना ही होगा। 35,209 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक राजनीतिक सुनामी का पैमाना है। देखिए, जब हार जीत कुछ 100 या 1000 वोटों से हो तो उसे हम कांटे की टक्कर कहते हैं, लेकिन 35,000 से भी ज्यादा वोटों का अंतर, ये तो एक तरफा फैसला है। एक बिल्कुल साफ संदेश कि वोटर सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि एक पूरी तरह से नई दिशा चाहते थे। तो ये 35,000 वोटों का भूचाल आखिर आया कहां से? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें 2024 के उन चौंकाने वाले नतीजों को थोड़ा और करीब से देखना होगा। नतीजों की तस्वीर एकदम साफ है। आधे से भी ज्यादा वोट, लगभग 55%, एक निर्दलीय उम्मीदवार को मिले। इसका मतलब ये हुआ कि गन्नौर में हर 2 में से 1 से ज्यादा वोटर ने दोनों बड़ी पार्टियों को सीधे सीधे खारिज कर दिया। कांग्रेस करीब 30% पर सिमट गई, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा सत्ताधारी बीजेपी को, जो सिर्फ 12.5% वोट ही ले पाई। ये सिर्फ एक हार नहीं, ये स्थापित राजनीति में विश्वास के संकट का एक बहुत बड़ा संकेत है। और ये फैसला कुछ थोड़े बहुत लोगों का नहीं था। कुल 1,95,349 वोटर्स में से 72% से ज्यादा लोगों ने अपना वोट डाला। ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये वोटर्स की उदासीनता नहीं, बल्कि एक सोचा समझा सक्रिय फैसला था। एक बहुत ही साफ और मजबूत संदेश दिया गया था। तो सवाल ये है कि ये मजबूत संदेश दिया किसने और क्यों दिया? इसका जवाब हमें आंकड़ों के पीछे, गन्नौर के सामाजिक ताने बाने में और लोगों की असली समस्याओं में मिलेगा। चलिए जमीन की आवाज को सुनते हैं। देखिए, हर निर्वाचन क्षेत्र की तरह गन्नौर का भी अपना एक सामाजिक गणित है। यहाँ जाट समुदाय पारंपरिक रूप से प्रमुख जमींदार रहे हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव भी रहा है। लेकिन तस्वीर इससे कहीं ज्यादा जटिल है। 15 से 25% अनुसूचित जाति की आबादी और एक बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर चुनावी नतीजों को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। मुस्लिम और जैन जैसे छोटे समुदाय भी इस समीकरण का एक अहम हिस्सा हैं। राजनीति में इन सभी समूहों की उम्मीदों को साधना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। और अगर हम धार्मिक बनावट को देखें तो वो काफी सीधी और स्पष्ट है। लगभग 91% आबादी हिंदू है और बाकी मुस्लिम, जैन और दूसरे समुदायों में बटी हुई है। ये आंकड़ा हमें इस क्षेत्र की डेमोग्राफी को और आसानी से समझने में मदद करता है। तो ये सब लोग वोट देते समय सोच क्या रहे थे? ये हीट मैप उनकी चिंताओं को सामने लाता है। सबसे ऊपर सबसे जरूरी मुद्दा है एमएसपी, यानी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये मुद्दा सीधे सीधे उनकी आमदनी और उनके वजूद से जुड़ा है। उसके ठीक बाद आती है बिजली की कीमत और फिर सड़कें, सिंचाई और बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दे। ये कोई हवाई राजनीतिक बहसें नहीं हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी की असली चिंताएं हैं। ये एक लाइन पूरी स्थिति का सार बता देती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि और छोटे उद्योगों पर टिकी है, लेकिन किसानों की आमदनी पर भारी दबाव है। और जब जेब खाली होती है तो नाराजगी बढ़ती है और वही नाराजगी वोट में तब्दील हो जाती है। लेकिन क्या ये नाराजगी रातों रात पैदा हो गई, या इसके संकेत पहले से ही मिल रहे थे? इसका जवाब हमें पिछले चुनावों के आंकड़ों में मिलेगा। चलिए इन नतीजों का विश्लेषण एक ऐतिहासिक नजरिए से करते हैं। ये टेबल गन्नौर के बदलते राजनीतिक मिजाज का एक जीता जागता सबूत है। 2009 में देखिए, कांग्रेस को 46% वोट मिले थे। 2019 आते आते बीजेपी 48% के शिखर पर पहुंच गई। लेकिन 2024 में दोनों ही पार्टियां औंधे मुंह गिरी। ये आंकड़े हमें एक बात साफ बताते हैं, गन्नौर के वोटर किसी एक पार्टी के बंधक नहीं हैं। वो प्रदर्शन के आधार पर अपना फैसला बदलते हैं। इस टाइमलाइन से ये बात और भी साफ हो जाती है। 2009 और 2014 में कांग्रेस जीती, 2019 में हवा बदली और बीजेपी ने जीत हासिल की,
और फिर 2024 में वोटर्स ने दोनों को नकार कर एक निर्दलीय को चुन लिया। ये दिखाता है कि गन्नौर के मतदाता कितने जागरूक हैं और बदलाव करने से बिल्कुल नहीं हिचकते। और ये 2024 की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। 2019 में जहां बीजेपी को 48% से ज्यादा वोट मिले थे, वहीं 2024 में ये आंकड़ा सिमटकर महज 12.5% रह गया। सत्ताधारी पार्टी के वोट शेयर में ये भारी गिरावट ही इस राजनीतिक भूचाल का केंद्र बिंदु है। और जानते हैं, ये हमें हमारे लोकतंत्र के एक बुनियादी मूल्य की याद दिलाता है, वो ये कि जनता की आवाज ही सबसे ऊपर है। हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपनी एक राय बनाए और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराए। गन्नौर के नतीजों में हमें इसी अधिकार की एक बहुत शक्तिशाली झलक दिखाई देती है। तो एक तरफ वोटर्स में भारी नाराजगी थी और दूसरी तरफ सत्ताधारी दल का समर्थन तेजी से घट रहा था। ये किसी भी मुख्य विपक्षी दल के लिए एक सुनहरा मौका होना चाहिए था, है ना? तो फिर वे इस मौके को भुनाने में नाकाम क्यों रहे? इसका जवाब हमें उनके नेतृत्व और संगठन के अंदर झांकने से मिलेगा। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए 4 पहियों की जरूरत होती है: एक मजबूत संगठन, एक मजबूत कहानी, पर्याप्त संसाधन और चुनावी रणनीति। इस विश्लेषण में पार्टी सिर्फ एक पैमाने पर औसत है, बाकी 3 यानी संगठन, कहानी और संसाधन कमजोर हैं। इसका सीधा मतलब है कि जमीन पर उनके कार्यकर्ता नहीं थे, लोगों को बताने के लिए उनके पास कोई मजबूत कहानी नहीं थी और अभियान चलाने के लिए संसाधन भी कम थे। ऐसी स्थिति में चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब अगर हम उम्मीदवार को देखें तो उनकी साफ छवि और स्थानीय जुड़ाव जैसे पारंपरिक गुण तो मजबूत हैं, लेकिन डिजिटल समझ और युवाओं से अपील के मामले में वो काफी पीछे रह गए। आज के दौर के चुनावी मैदान में ये एक बहुत बड़ी कमी है। तो संक्षेप में कहें तो ये मुख्य संगठनात्मक विफलताएं थीं। 2024 की हार के बाद हताश कार्यकर्ता, बूथ स्तर पर एक कमजोर ढांचा, एक बहुत ही कमजोर डिजिटल मौजूदगी और हाई कमांड से एक दूरी, इन सब वजहों से पार्टी मतदाताओं की नाराजगी को अपने पक्ष में नहीं भुना सकी। इन सभी कमियों को समझने के बाद अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? हारी हुई बाजी को जीता कैसे जाए? अब हम विश्लेषण से आगे बढ़कर एक ऐसे संभावित ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे जो किसी भी दल को गन्नौर में विश्वास फिर से बनाने में मदद कर सकता है। विश्वास दोबारा जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए एक अनुशासित, व्यवस्थित नजरिए की जरूरत होती है, जिसे यहाँ D90 रणनीति का नाम दिया गया है। इसके 4 सास चरण हैं। पहला, मूल्यांकन और पुनर्गठन। दूसरा, लोगों से जुड़ाव और गठबंधन बनाना। तीसरा, एक गहन प्रचार अभियान। और चौथा, लामबंदी और वोटरों को मतदान केंद्र तक लेकर आना। यहाँ जमीनी नेतृत्व और आधुनिक डिजिटल पहुंच दोनों के लिए बिल्कुल विशिष्ट और समानांतर काम करने की जरूरत है। उम्मीदवार और हाईकमांड को सुनवाई यात्रा करनी चाहिए और अपनी स्थानीय जड़ों पर जोर देना चाहिए, और उसी समय डिजिटल टीम को हाइपर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप बनाने होंगे, फैक्ट चेक पेज चलाने होंगे और सहानुभूति दिखाने वाली रील्स पर ध्यान देना होगा। और जब हम डिजिटल माध्यमों की बात करते हैं तो एक बात साफ होनी चाहिए: भरोसा सम्मान से बनता है। आज की दुनिया में हर वोटर की निजता का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हर संवाद में उनकी सहमति आवश्यक है और ये स्पष्ट होना चाहिए कि उनकी जानकारी का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, जैसा कि भारत के डेटा संरक्षण कानून की मूल भावना भी है। और अंत में ये बड़ा सवाल: क्या शासन के प्रति एक डेटा आधारित और जन केंद्रित दृष्टिकोण अविश्वास की इस गहरी खाई को पाट सकता है? भविष्य की राजनीति शायद इसी एक सवाल के जवाब पर निर्भर करेगी। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 018042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।